बीच बिहार का रुख कर लेते हैं। जातीय जनगणना के तहत जो आंकड़े हैं वो जारी किए जा रहे हैं। जरा देखिए प्रभारी मुख्य सचिव विवेक सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या आंकड़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर वार्ड है, वार्ड के अंदर पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी का लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इनोमरेशन ब्लॉक कहा। हर इनोमरेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई। 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी, पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई। और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इनोमरेटर की सेवा ली गई और 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई। और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ के नाम ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल में आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताया कि हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था। उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद सब सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रगणकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग सिटी अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है। हमारे तरफ से, सरकार की ओर से, हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। अनुमंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। इसमें दिन रात इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों के सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया। और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें। उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये
छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का। ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है। ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, विजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनोमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनोमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूँगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनोमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आगे पे दिया गया है कोटिवार संक्षिप्त विवरण है, इसमें पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित। तो इसमें पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियां हैं ये इसमें स्पेसिफिक नहीं, जैसे आपने जातिगत वाला दे दिया। और देखिए 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27%। ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही है प्रिया। अन्य पिछड़ा वर्ग 36%। इस मौके पर इस जनगणना का आना, जब ओबीसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सबकी जुबान पर एक बहस छिड़ी है प्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आंकड़े क्लियर हैं। बिल्कुल पूछा, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से इसको लेकर के हमने देखा कि देश में भी चर्चाएं चल रही थी। इस बीच बिहार पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर जाति जनगणना कराई गई। इसको लेकर क्योंकि पूरा मामला हमने देखा कि कानूनी दांवपेच में फंसा। पटना हाईकोर्ट की बात करें या फिर सर्वोच्च अदालत की तरफ से बात करें, केंद्र सरकार की तरफ से आपको याद होगा कि हलफनामा भी दायर किया गया था। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने आ चुकी है, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसके बाद जो बड़ी बात है वो ये कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो कुल आबादी है वो 13 करोड़ की है। इसमें जो पिछड़ा वर्ग हो जाते हैं उनकी आबादी 27% है। अनुसूचित आबादी की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति की आबादी बिहार में 19% है। इसमें भी जो अत्यंत पिछड़ा है वो 36% है बिहार में। सवर्णों की आबादी की अगर बात करें तो वो 15% है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सवर्ण आबादी की बात करते हैं तो इसमें अगर ब्राह्मणों की बात करें तो जो अभी जानकारी दी गई है वो ये कि कुल आबादी का 3.66% है जो कि ब्राह्मण वर्ग है। इसके अलावा भूमियार की बात करें तो 2.85%, मुसहर की बात करें तो 3% आबादी है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पूजा। हमने देखा कि और देखिए आंकड़े भी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारे दर्शक आंकड़ों को देख सकते हैं कि कौन सी जाति कितने वोट % रखती है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, पहले 2024 का चुनाव
फिर उसके बाद में कहीं बिहार की बारी। लेकिन उससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि जैसा आपने भी जिक्र किया, किसी जातिगत जनगणना को लेकर हमने खूब पेच फंसते हुए देखा, हमने इस पर खूब राजनीति भी देखी। लेकिन इस मौके पर इसे किस तरह से प्रिया देखा जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इफेक्ट जाहिर सी बात है बाकी के और राज्यों में भी होगा, वहां पर भी इसको लेकर एक कदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी हाल में उदाहरण पूजा आपने और देश ने देखा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के किस तरीके से विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो अलग अलग दल हैं उन्होंने सवाल ये उठाया कि आखिरकार आप इंतजार क्यों कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के, ओबीसी वर्ग को उस तरीके से कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन सब के बीच अगर एक राज्य इस तरीके से जातीय जनगणना करवाता है, हालांकि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया था पूजा, हमें याद है कि केंद्र सरकार ने इस बात का जिक्र किया था कि राज्यों को तो अधिकार ही नहीं है, राज्य सरकार अपने यहाँ सर्वे करा सकती है। लेकिन बिहार सरकार ये कह रही थी कि हमारे यहाँ तो काम पूरा हो चुका है, 80% काम पूरा हो चुका है, हमने जो टीमों का गठन किया है वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रही है, वहां पर तमाम चीज़ों को देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये जातीय जनगणना होती है, हमारे पास ठीक हमारे पास मोटा मोटी डेटा होता है कि आपके राज्य में कितने लोग हैं जो कितने अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो तमाम पार्टी अब इसके हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो योजनाएं हैं जो अलग अलग वर्गों के लिए है, अब उसके पास एक डेटा होगा कि बिहार में जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बात करें, चाहे हम SC ST OBC की बात करें, अलग अलग वर्गों में किस लिहाज से जो तमाम फैसले लिए जाएंगे, जो तमाम योजनाएं चलाई जाएंगी, किस तरीके से उनको फायदा हो। हालांकि अगर राजनीतिक लिहाज से बात कर लेते हैं तो जाहिर है पूजा, जो आपका सवाल भी था कि इसका इम्पैक्ट अब अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसको लेकर के मांगे भी उठाई जाएगी सर्वे को लेकर के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही रिजर्वेशन का मसला हो, कोई अन्य विषय हो और इसमें जनगणना की बात हो, कई ऐसी इससे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स क्लियर हो जाएगी। आप देखिए, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की तादाद की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, और इसी लिहाज से समझा जा सकता है कि पॉलिटिक्स में ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद में बिहार का तो पिक्चर क्लियर है कि साहब इनके साथ रहना पड़ेगा, और लोग अपना जो वोट परसेंटेज है, जो अपना वोट परसेंटेज है उसके हिसाब से बांट लेंगे कि हमारे पास पिछली बार इतना ये आया तो हमें कहां पर फोकस करना है। मतलब 2024 से पहले बिहार के लिहाज से देखा जाए तो पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है पॉलिटिक्स को लेकर। बिल्कुल, और खास तौर पर वो राजनीतिक दल, क्योंकि अगर हम बिहार की सियासत को समझे पूजा, तो देखिए जनता दल यूनाइटेड, RJD की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, लेकिन कांग्रेस अब हम देख रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व बहुत कम होता जा रहा है, उस तरीके से कांग्रेस का प्रभाव नहीं है। बीजेपी ने लास्ट विधानसभा चुनाव में चौंकाया जरूर था जब बीजेपी को बहुत ज्यादा अपार जन समर्थन मिला था। हालांकि उसके बाद जो कुछ हुआ हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए बीजेपी के सहयोग के बाद, और उसके बाद तख्ता पलट भी हमने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य दलों की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, जनता दल यूनाइटेड हो, RJD सालों से ये जो उसका समीकरण है वो MY फैक्टर पर काम करते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादव। लेकिन खास तौर पर जब हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं, और खास तौर पर उसके जो कोर वोट बैंक की बात करते हैं, तो वो यही पिछड़ा वर्ग है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार नीति बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा है, खास तौर पर क्योंकि अगर आपने पिछड़ा वर्ग का जिस तरीके से जिक्र किया, 27% आबादी है बिहार की जो कि पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है। अब आप समझिए कि राजनीति में इनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अनुसूचित आबादी की, अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आबादी की बात करते हैं, तो वो 19% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं उनकी संख्या बिहार में 36% है कुल आबादी की, यानी कि 13 करोड़ की 36% जो पॉपुलेशन है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिहार में ताल्लुक रखती है। अब ऐसे में राजनीतिक दल खासतौर पर उस वक्त में, क्योंकि देखिए 40 लोकसभा की सीटें हैं पूजा बिहार में, और वहां पर 2024 के लिहाज से बहुत अहम होगा, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ में निकल चुके हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के कयासों का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है, और याद कीजिए जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार भावुक अपील करते हैं कि देखिए ये तो मेरा आखिरी चुनाव है, और उससे संदेश साफ था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि इंडिया को लेकर के अभी तक चेहरा तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब नीतीश कुमार ऐसी बातें करते हैं, जब आम जनता के वो बीच जाते हैं, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री अगर कोई रहा है तो वो है नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव सिर्फ 15 साल के लिए रहे थे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार 15 साल से ज्यादा वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तेजस्वी यादव को जिस तरीके से वहां पर आगे किया जा रहा है, और उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं, 24 की उनकी दौड़, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की बड़ी खबर
खबर है वो ये कि जातिगत जनगणना के तहत में जातियों का क्या समीकरण है वो एकदम क्लियर हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। भूमिहर की बात करें 2.86% की आबादी है। राजपूतों की बात करें तो यह आंकड़ा 3.45% का है। ब्राह्मणों की बात करते हो 3.65% का है। यादवों का जो वोट बैंक है वो 14% का है। अब आप इस लिहाज से अगर समझ रहे हैं तो सवर्णों का जो यहाँ पर डेटा है उसके तहत वोट परसेंटेज उनका कम है कंपैरेटिवली पिछड़े, अति पिछड़े उनकी अगर आबादी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी को, विपक्षी पार्टियों की ओर से कि साहब आपसे ज्यादा वोट परसेंटेज है। अगर इस जातिगत आधार पर आज हम देखें पूरा समीकरण तो इसमें नंबर 1 हमारा है और ये एक संदेश देने की पूरी कोशिश फिलहाल की जा रही है। और देखिए तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिहार की सियासत में आप देख रहे हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा। उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीच में हमने ये भी खबर सुनी थी कि सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी सी खींचतान चल रही है। हालांकि लालू नीतीश की मुलाकात उसके बाद सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर